सीमा मटका लस्सी का ठेला लगाती थी। सीमा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो बहुत मेहनत से बढ़िया वाली दही, चीनी, ड्राई फ्रूट और मलाई डालकर लस्सी बनाती और ग्राहकों को बेचती। बिटिया 2 गिलास लस्सी बना दे बढ़िया सी। आज मेरा दोस्त गांव से आया है। मैंने इसे कहा था कि तुम्हारी मटका लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ काका, अभी बना देती हूँ। कौन सा वाला गिलास बनाऊं? 30 वाला, 50 वाला, 70 वाला? बिटिया 50 वाले 2 बना दे। राम राम सीमा बिटिया। राम राम अम्मा जी, आज आने में बड़ी देर लगा दी। हाँ बस वो आज घर पर थोड़ा काम था। आप बैठो, मैं आपके लिए बिना बर्फ की लस्सी बना देती हूँ। जब तक तेरे हाथों की बनी मटका लस्सी ना पी लूं मेरा दिन नहीं निकलता। अब तो आदत सी हो गई है तेरे हाथ की मटका लस्सी पीने की। हाँ अम्मा जी, मुझे भी तो आपका साथ अच्छा लगता है। ये लो आपकी बिना बर्फ की लस्सी। उस बूढ़ी औरत का नाम जानकी देवी था। वो अक्सर ही चलते चलते सीमा के ठेले पर आ जाती थी और 1 गिलास लस्सी जरूर पीती थी। जानकी देवी रोजाना ही सीमा के ठेले पर आती थी। सीमा को भी जानकी देवी का स्वभाव अच्छा लगता था। अगले कुछ दिनों तक जानकी देवी ने सीमा के ठेले पर आना बंद कर दिया। ये बात सीमा को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 1 या 2 दिन की बात तो और थी। जानकी देवी को ठेले पर आए पूरे 15 दिन हो चुके थे। माँ, वो अम्मा जी जो लस्सी पीने रोजाना आती थी, वो पता नहीं आजकल ठेले पर नहीं आ रही हैं। हो सकता है बिटिया उनकी तबीयत ठीक ना हो, तभी नहीं आ रही हो। अब उम्र के साथ साथ कई बार तबीयत खराब हो ही जाती है। हाँ माँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मैं काम पर जाती हूँ, तुम समय पर दवाई ले लेना। और हाँ मोनू, कल मैं तुझे पक्का स्कूल के लिए नए जूते खरीद कर दे दूंगी। आज ना मुझे बहुत काम है। कल पहले तुझे जूते लेकर दूंगी, उसके बाद काम पर जाऊंगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। वैसे भी आज और कल मेरी स्कूल की छुट्टी है। मुझे तो परसों ही स्कूल जाना है। बाय दीदी। बाय मेरे राजा भैया। मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है, बस इसकी शादी हो जाए, ये अपने घर चली जाए तो मेरी भी चिंता दूर हो। हे ईश्वर, मेरी बच्ची के लिए कोई अच्छा घर परिवार मिल जाए, यही प्रार्थना है। सीमा के पिता नहीं थे, इसलिए वही घर का खर्चा चलाती थी। सीमा के परिवार में उसकी माँ और छोटा भाई थे। सीमा अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। खूब मेहनत से मटका लस्सी का ठेला लगाती थी और जो भी कमाई होती थी उससे घर का खर्च चलता था। सीमा काम पर पहुंचती है। वो भी ठेला लगा ही रही थी कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये किसका नंबर है? एक बार उठाकर देखती हूँ। हेलो जी, कौन? सीमा बिटिया, मैं अम्मा जी बोल रही हूँ, पहचाना? मुझे बचा लो बेटी। हाँ अम्मा जी, पहचान लिया। क्या हुआ आपको? आप मुझे साफ साफ बताओ। मैं अभी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती बेटी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर एक कागज पर लिखा हुआ था। याद है उस दिन मैंने तुमसे नंबर मांगा था, बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन मिलाया है। बस तुम मेरी मदद कर दो। अभी जानकी देवी सीमा से घबराई हुई बात कर ही रही थी कि उनका मोबाइल कोई छीन लेता है। बुढ़िया, किसको फोन मिला रही थी? हाँ, अपने बेटे को फोन मिला रही थी तू? तेरी तो अभी तुझे। ये कौन है? अम्मा जी को हाथ लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तू रुक, मैं वहीं आती हूँ। फोन काट दिया। मुझे अम्मा जी को बचाना होगा, किसी भी तरह मुझे उनके घर पहुंचना होगा। सीमा पुलिस के साथ जानकी देवी के घर पहुंचती है। जानकी देवी को उनके बड़े बेटे और बहू ने एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। सीमा बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो ये दोनों तो मुझे जान से मार ही देते। पिछले 20 दिन से इन दोनों ने मुझे कमरे में बंद करा हुआ है। ये सारी जायदाद दोनों अपने नाम करना चाहते हैं, ताकि मैं अपने छोटे बेटे अनमोल के नाम कुछ न कर सकूं। अनमोल लंदन में रहता है, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जब भी फोन करता है ये दोनों उसे बहाना कर देते हैं कि वो यहाँ ना आए, और उसके आने से पहले ये दोनों सब कुछ अपने नाम कर ले और मुझे जान से मार दे। तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। और तुम बाबूजी अपनी सगी माँ को मारने के बारे में सोच रहे थे? अरे ईश्वर से डरो, माँ तो भगवान का रूप होती है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं बेटी, इन्हें सजा कौन सी देनी है मुझे पता है। मैं तो बस अपने बेटे अनमोल के आने का इंतजार कर रही हूँ। अम्मा जी, आपने मुझे अपने बेटे का नंबर दिया था ना, मैंने उन्हें फोन कर दिया है। अगले 1 घंटे में वो आ जाएंगे। घबराइए नहीं माता जी, हमारे यहाँ होते हुए ये दोनों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपके बेटे अनमोल के आने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। अनमोल के आने तक पुलिस वहीं पहरा देती रहती है। सीमा भी जानकी देवी के साथ ही बैठी थी। अगले कुछ समय बाद अनमोल घर आ जाता है। भैया भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने माँ की क्या हालत कर दी। आप पैसों के लालच में इतना गिर गए। मुझे आपको अपने भैया भाभी कहते हुए शर्म आती है।
बाबूजी, गलती तो आपकी भी है। आपने सिर्फ फोन पर ही अपने भैया भाभी से बात की। आपने अपनी माँ से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? आज अगर अम्मा जी मुझे फोन न करती तो शायद पता नहीं ये दोनों इनके साथ क्या कर देते। और देखिए, एक माँ का दिल है जो इन्हें सजा भी नहीं दे पा रहा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। अनमोल बेटा, वकील साहब को बुलाकर ये सारी जायदाद मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। इन दोनों को एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों से कहिए कि ये दोनों ये घर छोड़कर चले जाए। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ, आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। अब इन दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अनमोल बेटा, ये सब सीमा के कारण हुआ है। ये बहुत अच्छी है। आज इसी के कारण मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच पाई। अम्मा जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि आप मेरे ठेले पर लस्सी पीने कब आ रहे हो? जरूर आऊंगी बिटिया, जल्दी ही आऊंगी। जानकी देवी अपने बड़े बेटा बहू को घर से निकाल देती है। अब अनमोल अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। सीमा अक्सर जानकी से मिलने आती रहती थी। एक दिन जानकी देवी ने बातों ही बातों में अनमोल से पूछा कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं है। तो अनमोल ने साफ मना कर दिया। तो जानकी देवी ने सीमा के बारे में बात की। अनमोल बेटा, सीमा भले ही गरीब घर की है, पर बहुत अच्छी और भली है। देखने में भी सुंदर और सुशील है। तो क्या हुआ अगर वो मटका लस्सी बेचकर घर का गुजारा कर रही है? कम से कम बड़ी बहू की तरह गलत तो नहीं। मैं चाहती हूँ कि सीमा को अपने घर की बहू बना लूं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, मैं आज ही सीमा की माँ से बात करती हूँ। जानकी देवी सीमा के रिश्ते की बात जब उसकी माँ से कहती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सीमा के तो भाग्य ही खुल गए थे। उसे अनमोल जैसा लड़का और जानकी देवी जैसी सास मिल गई। अनमोल और सीमा की शादी हो जाती है। जानकी देवी के कहने पर सीमा अपनी माँ को एक मटका लस्सी की बड़ी दुकान खुलवा देती है। जानकी देवी ने तो सीमा की जिंदगी ही बदल दी। अब उसे अपनी माँ और छोटे भाई की भी कोई चिंता नहीं थी। आज एक मटका लस्सी बेचने वाली गरीब लड़की एक बड़े घर की बहू बन गई थी, और ये सब उसके अच्छे कर्मों का ही फल था। पाव भाजी आ गए रे भाई, बम्बई की मशहूर पाव भाजी अपने गांव आ गए भाई। आ जाओ भैया। ए भैया बताओ। हाँ भाई साहब बताओ, कितनी प्लेट लगा दूं? ए भाई, अकेला आया हूं तो एक ही प्लेट लगाओगे ना यार। और सुनो, जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा ठेला तो यहाँ कई सालों से देख रहा हूं मैं, फिर तुम्हारी पाव भाजी बम्बई कब होकर आ गई भाई? अरे भैया, पाव भाजी नहीं बल्कि मैं होकर आया हूं बम्बई। वहां पूरे 6 महीने एक होटल में काम सीखा। और काम क्या, सच बोलूं तो पूरा दिल लगाकर ये पाव भाजी बनाना ही सीखा मैंने। आपने मेरे बाबा को देखा होगा यहाँ पर ठेला लगाते। मैंने तो बस अभी अभी काम संभाला है। हाँ, जानता हूँ तुम्हारे बाबा को। भोला, यही नाम है ना उनका? कई बार खा के गया हूँ उनके हाथ की बनी पाव भाजी, और मुझे तो उन्हीं के हाथों वाला स्वाद चाहिए भाई। ये बम्बई का मुझे कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो भैया, ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा आपको कि हर रोज आओगे मेरे ठेले पर। ये लो, खा के देखो, और जो मेरी बात गलत हो तो कहना। इतना कहकर शंकर ने उस ग्राहक की तरफ गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बढ़ा दी और फिर, हाँ भैया अब बोलो, मजा आया कि नहीं? अच्छी थी, पर ईमानदारी से बताऊं तो तुम्हें बम्बई जाने के बजाय अपने बाबा से ही पाव भाजी बनाना सीखना चाहिए था। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस से वही स्वाद ले आओ तो बम्बई से लोग यहाँ आएंगे तुम्हारी पाव भाजी खाने। अरे बड़ा मजाकिया हो भैया तुम तो है। उस ग्राहक की बात पर शंकर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सच तो ये था कि शंकर कभी अपने गांव से बाहर गया ही नहीं, और पाव भाजी बनाना उसने थोड़ा बहुत अपने बाबा भोला से ही सीखा था। और अब भोला के बीमार पड़ने की वजह से उसे ही सारा काम संभालना था, जिसके लिए उसे मेहनत से ज्यादा तरकीबें लड़ाने में भरोसा था। क्या रे शंकर, आज भी सारी भाजी बचा लाया? क्या चक्कर है? तू ठेला लगाता भी है या नहीं? बाबा कसम से पूरा दिन खड़ा रहा धूप में, पर मुश्किल से 2-4 लोग ही खाकर गए। ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला और फटेबाज जैसा हो गया। तो जरूरत क्या थी इतना हल्ला मचाने की? है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पाव भाजी के स्वाद पर काम कर, मसालों को धीमी आंच पर भून, और सब्जियों को भी खूब अच्छे से पका है, और पाव भी रोज के रोज एकदम ताजे बनाया कर, तब जाकर लोग पसंद करेंगे तेरी पाव भाजी। ओफ ओ बाबा, जीवन भर ऐसे ही मेहनत करते रहे आप हैं, और क्या हासिल कर लिया आपने? हम हमेशा गरीब रहे और अब पहले से भी ज्यादा गरीब हैं।
तो आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो। मुझे पता है कि पाव भाजी कैसे बनानी है और फिर कैसे बेचनी है। हाँ, कुछ नहीं जानता है तू, है? मैं देख नहीं रहा हूं क्या? ये भाजी तूने परसों बनाई थी और आज भी पूरा का पूरा बर्तन भरा हुआ है। देख बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तू एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबा, मैंने सोच लिया है। मैं जा रहा हूं शहर, अब वहीं जाके अपनी पाव भाजी बेचूंगा। भले ही कम लोग खाकर जाएं, पर वहां शहर में कम से कम पाव भाजी का दाम तो बढ़िया मिलेगा। भोला ने शंकर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तय कर चुका था। उसने भोला को अपने एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ दिया और खुद शहर जाकर अपना पाव भाजी का ठेला लगाने लगा। शुरुआत में शंकर का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। पाव भाजी का दाम बढ़ाने के बावजूद शहर में शंकर की अच्छी कमाई होने लगी और इससे शंकर बहुत खुश था। फिर एक दिन, सुनिए, क्या रेट है आपकी पाव भाजी का? जी, ये आपके लिए फ्री है। हैं? ऐसे कैसे? सबको फ्री में बांटते हो क्या? नहीं नहीं, सबके लिए फ्री नहीं है, बस आपके लिए ही फ्री है। अच्छा, और मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मेहरबानी जैसी तो कोई बात नहीं है मैडम जी। वो क्या है कि मैं हर रोज आपको यहाँ आते हुए देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि आप कैसे उन सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके इस अच्छे काम का भागीदार बन जाऊं। पर आज मैं उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पाव भाजी लेना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है, तो अब तो बताओ क्या रेट है पाव भाजी का? कोई बात नहीं मैडम जी, आपको पाव भाजी खिलाकर मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस खाइए और बताइए कि पाव भाजी बनी कैसी है। उस लड़की का नाम राम्या था, जो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और व्यवहार कुशल भी थी। सच तो यह था कि पहली ही नजर में शंकर को राम्या बहुत पसंद आ गई थी। वो उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। हालांकि वो खुद कभी राम्या से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उस दिन जब राम्या खुद उसके ठेले पर आई तो शंकर ये मौका जाने कैसे देता। उसने राम्या के लिए पाव भाजी की प्लेट बिल्कुल अलग से तैयार की। स्वाद से लेकर पाव भाजी के रंग रूप तक उसने बहुत ध्यान दिया। साथ ही मक्खन डालने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं की। नतीजा, राम्या को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद आई। मजा आ गया, पाव भाजी बहुत ही बढ़िया है सच में। बट देखो, तुम्हें इसके पैसे तो लेने ही होंगे। प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं नहीं मैडम जी, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा। हाँ, पर एक मदद जरूर चाहिए थी आपसे। हाँ तो बताओ ना। मैडम जी, मैं अपने गांव से अभी अभी शहर आया हूँ काम जमाने। तो आप अगर अपने जानने वालों को मेरी पाव भाजी के बारे में बताएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ और इसके अलावा एक संस्था के लिए भी काम करती हूँ, जो हर रोज कई सारे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मैं वहां तुम्हारी बात करवा सकती हूँ। तुम्हारी भी अच्छी कमाई हो जाएगी और इस बहाने बच्चे भी तुम्हारी पाव भाजी खाकर खूब खुश हो जाएंगे। शंकर को और क्या चाहिए था। अच्छी कमाई के साथ साथ उसे राम्या का साथ भी मिल रहा था। राम्या बहुत ही मिलनसार और दरिया दिल थी। वो बिना किसी स्वार्थ के शंकर की मदद कर रही थी, इस बात से अनजान कि शंकर के मन में उसके लिए क्या चल रहा था। क्या बात है, मैंने शहर आकर सच में बहुत ही अच्छा किया। राम्या मैडम की मदद से कितने सारे ऑर्डर मिल गए पाव भाजी के। अब तो सारा दिन धूप में ठेला लेकर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरे दिन बदल जाएंगे और फिर मैं मैडम जी से अपने दिल की बात कहूंगा। अब वैसे उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। हो सकता है मेरे बोलने से पहले वो ही अपने दिल की बात कह दे, हैं? शंकर इसी गलतफहमी के साथ राम्या से मिलता रहा और खूब पैसे भी कमाता रहा। वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था ताकि राम्या से शादी की बात कर सके, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। राम्या खुद अच्छा कमाती थी, इसके अलावा उसका परिवार भी काफी अमीर था। बातों ही बातों में शंकर ये सब जान चुका था, इसीलिए अब वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर। राम्या सुनो, वो पाव भाजी वाला वेंडर क्या नाम था उसका? हाँ, शंकर, उसे आगे से ऑर्डर मत देना। लेकिन क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बजट का इशू है तो मैं कुछ। नहीं, प्रॉब्लम उसकी पाव भाजी में है, जिसे खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। कई बच्चों की तो क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन सर, ये सब किसी और वजह से भी तो हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि शंकर की पाव भाजी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैं खुद लगभग हर रोज उसकी पाव भाजी खाती हूँ। मैंने खुद उसके पास से आई पाव भाजी का सैंपल टेस्ट किया है राम्या, और ये बिल्कुल सच है कि उसकी पाव भाजी खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। राम्या को यह सब जानकर झटका लगा। उसके लिए इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि शंकर राम्या के लिए हमेशा अलग से पाव भाजी बनाता था
जिसमें वो हमेशा ताजी सब्जियां, ताजे पाव और सब कुछ बड़ी सफाई से डालता था। लेकिन उसके अलावा शंकर ने बाकी की पाव भाजी की क्वालिटी हद से ज्यादा गिरा दी थी। वो बाजार उठने के बाद वहां फेंकी गई बेकार और सड़ी गली सब्जियां उठाकर ले आता और उन्हीं से भाजी बनाकर तैयार कर देता। इसके अलावा मसालों और पाव के मामले में भी हालत ऐसी ही थी और ये सब करके वो पाव भाजी की लागत को कम कर रहा था, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। शंकर को लगा कि सड़क किनारे रहने वाले गरीब बच्चे कभी उसकी पाव भाजी को लेकर किसी से भी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अब सच राम्या के सामने था, जिसे जांचने के लिए राम्या ने खुद शंकर के पास से गरीब बच्चों के लिए आई हुई पाव भाजी खाकर देखी। और फिर साहब, वो अपनी राम्या मैडम कहाँ है? कई दिन हो गए वो दिखी नहीं, और पाव भाजी का ऑर्डर भी नहीं आया आपकी तरफ से। पाव भाजी का ऑर्डर? बेटा तेरे पास तो पुलिस आएगी, कंप्लेन कर दी है मैंने तेरे खिलाफ। तेरी वो बकवास पाव भाजी खाकर पहले बच्चे बीमार पड़े और फिर राम्या बेचारी पिछले 4 दिनों से हॉस्पिटल में है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप मुझे शौक से जेल भेज देना, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार मैडम जी से मिलवा दीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और ये तसल्ली भी करना चाहता हूँ कि वो ठीक है। शंकर की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर एनजीओ मैनेजर का दिल पसीज गया और वो उसे राम्या से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन राम्या ने शंकर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और यही शंकर के लिए उसके लालच की सबसे बड़ी सजा थी। Thanks for watching.